उधर सिद्धार्थ पिछले कई दिनों से एक मौके की तलाश में था जब वो आकाश से बात कर सके। आज जब सभी बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे तब सिद्धार्थ को ये मौका सबसे उचित जान पड़ा। उसे लगा कि आज आकाश का मूड काफी अच्छा है, आज उससे बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ सभी घर में मौजूद हैं तो वो किसी भी तरह से कोई तेज प्रतिक्रिया नहीं देगा। वास्तव में सिद्धार्थ अंदर ही अंदर दोष भाव से ग्रसित था। वो अपनी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों की वजह से आकाश के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बना था। वो उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता था और साथ ही अपने किए के लिए माफ़ी मांगना चाहता था। अभी आकाश भी सभी के बीच में बैठा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। आकाश बात करने के लिए वहां से उठकर एक तरफ चला जाता है। आकाश के जाने के कुछ पलों बाद सिद्धार्थ भी ये कहकर वहां से उठ जाता है, मैं अभी आता हूँ। वो आकाश के पास जाकर कुछ दूरी पर एक और खड़ा हो जाता है। वो आकाश के फ़ोन रखने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही आकाश अपनी बात खत्म करके मुड़कर वापस आने लगता है तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए कहता है, आकाश, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आकाश हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और तुम्हें मेरी सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं है। जो भी कहना है वो करण पापा से कह दो, उनका मूड अच्छा है, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। आओ सभी के पास चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आकाश की ये बात सुनकर सिद्धार्थ लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे किसी फंड की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आकाश के कदम रुक जाते हैं और वो सिद्धार्थ की तरफ देखने लगता है। सिद्धार्थ कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ बदअक्ली की वजह से किया। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। जब सिद्धार्थ ये सब कह रहा था तो आकाश समझने की कोशिश कर रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अपने स्वभाव के अनुसार वो बिना कुछ कहे लगातार सिद्धार्थ की तरफ देखता रहता है। अब सिद्धार्थ आगे कहना शुरू करता है, मुझे बिजनेस के बारे में तुम्हारे जैसा सेंस नहीं है, इसलिए मैं एक सफल बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैंने हमारी कंपनी के लिए कभी कोई अच्छी डील नहीं की और जब कभी तुमने मुझे मौका दिया तो मैंने हमेशा घाटे का ही सौदा किया। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, इसलिए उन लोगों के झांसे में आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें तुम्हारी हर तरह की मूवमेंट के बारे में जानकारी दूं ताकि वो तुम्हें एनालाइज कर सकें। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं तुम्हारे काम करने के तरीके के बारे में उन्हें बताऊं तो वो मुझे तुम्हारी तरह बनने में मदद करेंगे। फिर सिद्धार्थ की आवाज़ में पछतावा सुनाई देता है, मैं तुमसे बड़ा होकर भी इतनी सी बात नहीं समझ सका कि वो किस तरह से हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, और वो भी मेरे ही हाथों। ये सब करना मुझे अजीब लगा, लेकिन तुमसे बेहतर बनने के चक्कर में मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ आकाश को और भी बहुत सारी इसी तरह की बातें कह सुनाता है कि किस तरह से उसकी दी हुई सूचनाओं का फायदा उठाकर उन लोगों ने आकाश को किडनैप कर लिया। सारी बात सुनने के बाद आकाश लंबी गहरी सांस लेता है और अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालते हुए सीधा खड़ा रहकर कहता है, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे से सतर्क रहना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने गुलेरिया परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गेम खेली। अब सिद्धार्थ कहता है, मैं पार्टी नेता योगराज की बात कर रहा हूँ। उसी ने मुझे उस नकली पर्सनालिटी एंड मेंटली ग्रोथ एजेंसी से मिलवाया था, लेकिन अब उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर आकाश सवाल भरी निगाहों से सिद्धार्थ की तरफ देखता है। सिद्धार्थ जवाब देता है, वो मारा गया। उसकी मौत का राज पुलिस भी नहीं समझ पाई। किसी ने सही ही कहा है, सबको अपनी करनी का फल इसी धरती पर मिलता है। जिस तरह तुम्हारी कार का एक्सीडेंट किया गया था, वो भी एक कार एक्सीडेंट में ही मारा गया है। ये सुनकर आकाश को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये काम रोहित या अनिका में से किसी एक का है, और निश्चित ही ये अनिका ने ही किया होगा। सिद्धार्थ कुछ जानता हो या न जानता हो, लेकिन आकाश ऐसी बहुत सारी बातें जानता था जो एक बड़ा बिजनेसमैन होने के नाते उसे पता होनी चाहिए। फिर अपनी बहन अनिका के बारे में उसे कैसे पता नहीं होता, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसे किस बारे में बात करनी चाहिए और किस मुद्दे पर खामोश रह जाना चाहिए। अब आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जो होना था वो हो चुका, अब सब ठीक है, खुशी का मौका है, बीती बातों को भूल जाओ। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कितने महीनों से वो इस बोझ को साथ लेकर घूम रहा था और अंदर ही अंदर खुद को हर दिन कोसता करता था। आकाश की बातें सुनकर वो झट से कहता है, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? आकाश हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। अब सिद्धार्थ अपने स्वभाव के अनुसार कहता है, आगे से मैं जो भी काम करूंगा सिर्फ तुम्हारी सलाह लेकर करूंगा, वरना कोई काम नहीं करूंगा। बस तुम ये बात घर में किसी को मत बताना, नहीं तो सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आकाश मुस्कुराते हुए वहां से आगे आगे चल पड़ता है और उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी सभी के पास पहुंच जाता है। गुलेरिया हाउस का सीक्रेट हॉल। हर सच्चे आशिक की तरह करण ने भी स्वाति की सलामती की दुआएं की थी। वो अक्सर यही सोचा करते थे कि काश वो दिन आ जाए
जब स्वाति उनकी आंखों के सामने सही सलामत खड़ी हो। हर दिन करण के मन में ख्याल आया करते थे कि अगर स्वाति जिंदा होती और उसके सामने आ जाती तो वो क्या कहते, क्या पूछते और क्या करते। कभी कभी वो ये सोचा करते थे कि यदि जिंदगी उन्हें मौका दे तो वो स्वाति से माफी मांग ले कि उन्होंने स्वाति के प्यार को शक की निगाह से देखा, तो कभी सोचते कि उससे हर उस पल का हिसाब ले जिस पर उनका और उनकी बेटी का हक था। लेकिन आज जब उनका ख्याल सच होकर आंखों के सामने खड़ा था तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। करण स्वाति से जितना प्यार करते थे उतना ही उसे गुनहगार भी मानते थे कि स्वाति ने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, न करण के साथ, न अनिका के साथ और न ही खुद के साथ। आज वो मौका था जब वो स्वाति से पूछ सकते थे कि उसने ये सब क्यों किया। तब जैसे उनका स्वर ही बंद गया था, गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, दिमाग सुन्न पड़ चुका था, सोचने समझने की क्षमता साथ नहीं दे रही थी। स्वाति अपनी मजबूरी जानती थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं वो भी खुद को कसूरवार मानती थी। वो खुद को गुनहगार इसलिए नहीं मानती थी कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि सच्चाई यही थी कि उसने जो भी किया था वही सबसे सही था। लेकिन वो खुद को कसूरवार इसलिए मानती थी क्योंकि वो एक पत्नी या प्रेमिका या माँ के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से नहीं निभा पाई थी। उसकी वजह से 2 परिवारों ने बेहिसाब दर्द का सामना किया था। कुछ ही पलों के बाद करण को अपने अंदर से इतनी तेज खुशी महसूस हुई कि वो आंसुओं का रूप ले बैठी। करण को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसी प्रतिक्रिया दें। जिस करण को मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, आज न जाने कैसे उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे और उन्हें खुद भी ये पता नहीं चल रहा था कि उनकी आंखों से खुशी के मारे मोती लुढ़क रहे हैं। जब उन्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, तब उन्हें अपनी स्थिति समझ आती है और वो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए घूमकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब करण कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, तब अनिका उनके हाथ पर अपना हाथ रखती है। तब करण अनिका के कंधे पर अपना हाथ रखकर ये जताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं और फिर वो खुद को संभालकर वापस पहले की तरफ मुड़ जाते हैं। करण की इच्छा हुई कि वो आगे बढ़कर स्वाति को गले से लगा ले और फिर कभी अपनी आंखों से ओझल न होने दे। स्वाति का भी मन हुआ कि वो करण के गले लग जाए और सुकून को महसूस करे जिसके लिए वो सालों से तरस रही है। वो उन्हें दी हुई हर तकलीफ के लिए माफी मांग ले। लेकिन इतने सालों बाद जब वो दोनों सबसे मुश्किल कदमों को बढ़ाकर यहाँ तक पहुँच गए थे, तब एक दूसरे के सामने अचानक से खड़े होने के बाद एक दूसरे के करीब जाने के लिए 4 कदम आगे बढ़ना दोनों को ही बेहद मुश्किल लग रहा था। जब सभी एक दूसरे को देखकर कुछ बोल नहीं पाते, तब अनिका स्वाति से कहती है, आपने वादा किया था कि आप मेरे सवालों के जवाब देंगी और हमारे साथ रहेंगी। अब वो वक्त आ गया है जब आपको सारे जवाब देने होंगे। अब तक स्वाति ने हर दिन एक न एक बार मन ही मन इसी दिन की तैयारी की थी कि अगर जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा मौका आ गया कि वो अपनों के सामने खड़ी हो, तो वह अपनों के सामने खड़ी हो तो वो उन्हें क्या जवाब देगी, उस अकल्पनीय स्थिति को कैसे संभालेगी, उन सभी से माफी कैसे मांगेगी। स्वाति इस परिस्थिति में भी जल्द ही खुद को संभाल लेती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, तुम जो कुछ भी पूछोगी आज मैं उसका सही और सच्चा जवाब दूंगी। करण अभी तक भी अपने आप को वर्तमान में ला नहीं पाए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से आए हुए इस पल के साथ तालमेल कैसे बिठाएं, इस खुशी को कैसे संभालें या फिर स्वाति से अपने दर्द का हिसाब कैसे मांगें। उनकी आंखों के सामने बीती जिंदगी का एक एक पल तैर रहा था। जो शब्द उनके मन में आकार ले रहे थे वो जैसे गले में ही जम गए थे। वो सिर्फ अपने सामने खड़े हुए अपने दोनों अजीजों को देख रहे थे। यदि इस वक्त कोई करण के चेहरे के हाव भाव और उसकी हालत देख लेता तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। पहाड़ सा खड़ा रहने वाला आदमी आज नदी सा बहने को था। वो नदी जिसकी हर बूंद हर पल अपना हर कदम सिर्फ सागर में मिलने के लिए आगे बढ़ाती है, जबकि वो बूंद खुद भी नहीं जानती कि वहां तक पहुंचना उसके भाग्य में होगा या नहीं। फिर भी वो बहती चली जाती है और लंबे सफर के बाद अपनी नियति को पाती है। अब अनिका की आवाज में कुछ रुआंसा झलकने लगता है। उसके मन में लक्ष्यों के मारे जाने का कहीं न कहीं अभी भी अफसोस था। वो कहती है, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज उन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए एक नया सवाल है। स्वाति एकदम शांति से अनिका की तरफ देखती है और उसके सवाल का इंतजार करती है। तब अनिका आगे कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपने दुश्मन के बारे में हर बात जानती थीं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये भी जानती होंगी कि हमारे सामने निपुण लक्ष्मी मीणा के नाम से रह रही लड़की कौन है। अब बताइए कि वो कौन थी। मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कौन है। स्वाति अनिका के इस भावनात्मक झंझावात को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वो बिना किसी देरी के जवाब देती है, वो इसी गुलेरिया परिवार का खून थी। अनिका हल्की नाराजगी से स्वाति की तरफ देखती है। अब स्वाति अनिका के पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखती है और बड़े ही प्यार से कहती है, जब मैं अपनी ही बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई, तो फिर मैं किसी और की बेटी के बारे में किसी को क्या बता पाती।
उसकी वास्तविकता को उजागर करना उसके अपने जन्मदाताओं का निर्णय था। फिर वो अनिका से 2 कदम दूर चली जाती है और एक पल रुककर अनिका को समझाने के अंदाज में आगे कहती है, अगर तुम ये सच जान भी जाती तब भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी परवरिश जिस तरह से हुई थी उसके कारण आज नहीं तो कल उसके साथ ये होना तय था। अब अनिका कहती है, अगर आप किसी तरह मुझे एक बार बता देती तो वो बच जाती। मैं उसकी मेमोरी डिलीट करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल कर सकती थी, उसे अपनी जिंदगी को जीने का नया मौका दे सकती थी। खैर छोड़िए, अगर अब आप मुझे नहीं बताना चाहती थी तो कम से कम सही समय रहते किसी तरह पापा को इस सच के बारे में जानकारी दे ही सकती थी। वो अपने खानदान के खून को जरूर बचा लेते और आज मैं इस अपराध भाव से बच जाती। अब स्वाति के साथ मौजूद व्यक्ति, जिसे अनिका बूढ़े बाबा के रूप में जानती थी, वो अनिका से कहते हैं, बेटी अनिका, ये कोई पहली जान तो नहीं जो तुम्हारे हाथों गई है, तो फिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? क्या कोई पहला मुजरिम तुम्हारे हाथों मारा गया है जो तुम्हें इतनी मानसिक परेशानी हो रही है? वैसे भी तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की, वो अपनी खुद की बेवकूफ़ी के कारण मारी गई। तुमने उसे जीने का मौका दिया था जिसके मरने पर तुम इतना अफसोस कर रही हो। यदि तुम्हारी जगह वो होती तो खुशी मना रही होती। मान लिया कि तुम सब इस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो इस बारे में जानती थी। उसके बाद भी उन दोनों माँ और बेटी ने तुम्हारे साथ क्या किया, अनिका बेटी, वो सब तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वो सब भूली नहीं होगी जब तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। अपने धैर्य का परिचय देते हुए वो आगे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस ड्रग का इस्तेमाल करती और उसके बाद दमयंती देवी अपनी बेटी को वापस सब कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं करती? क्या वो उसे उसकी जिंदगी का मकसद याद दिलाने के लिए कुछ नहीं करती? उसकी माँ ने उसे अपने जैसा बना लिया था। तुम लाख चाहकर भी उसे नहीं बदल पाती। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लेती, किंतु अंत में एक और दमयंती का सामना करती। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसकी माँ का लिखा हुआ था। ये सुनते ही अनिका सचेत हो जाती है और झट से कहती है, उसकी माँ दमयंती देवी थी? ये कैसे हो सकता है? अनिका के इस सवाल पर स्वाति खामोश रह जाती है। तब लक्ष्मीकांत जवाब देते हैं, हाँ, दमयंती देवी ही उसकी माँ थी। ये सुनते ही अनिका और करण दोनों ही सन्न रह जाते हैं। दोनों में से किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। करण बहुत सारी बातों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनके लिए ये सब कुछ अनजाना था, लेकिन फिर भी वो इतने अनजान भी नहीं थे कि दमयंती देवी के बारे में कुछ भी न जानते हों। इस नाम से वो भली भांति परिचित थे, और वो भी अलग अलग कारणों से। अब करण के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, दमयंती देवी? क्या वही दमयंती देवी? फिर एक पल रुककर आगे कहते हैं, लक्ष्मीकांत, अगर तुम ये जानते हो कि उसकी माँ कौन थी तो तुम्हें ये भी पता होगा कि उसके रगों में किसका खून था। फिर दबाव देते हुए पूछते हैं, बताओ कि उसका पिता कौन है? यह सवाल सुनकर लक्ष्मीकांत अपना चेहरा नीचे कर लेता है और कोई जवाब नहीं देता। तब स्वाति कहती है, यह एक लंबी कहानी है, इसके बारे में अब जानने का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन अगर फिर भी कभी जरूरत होगी तो सही समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। अब अनिका की आवाज़ सामान्य हो जाती है। वो स्वाति और करण दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ सब एक से बढ़कर एक हैं। आप ये नहीं बता सकी कि किस खानदान की एक बेटी और भी है। आज जब आपने बताया तब हम ये जान पाए कि उसकी माँ कौन है। इसी तरह का एक बड़ा राज और भी है जो इस खानदान से जुड़ा है, जिसके बारे में आप नहीं जानती। काश कि आप उस बारे में जानती होती। यदि ऐसा होता तो आप अपनी बेटी की ही तरह उसे भी बचा लेती। उसे कभी उन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता जिसका वो हकदार नहीं थी। काश कि दुश्मनों की तरह आपने अपनों की भी खबर रख ली होती। फिर वो एक निगाह करण की तरफ देखती है और आगे कहती है, पापा ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि इस घर के सबसे होनहार बेटे के असली माँ बाप कौन हैं, लेकिन उस पर हमेशा अपना साया बना के रखा। लेकिन उन्होंने जो किया वो समय की मांग थी। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो न जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। करण ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अनिका इस वक्त इस बात को यहाँ उठाएगी। फिर वो अपनी माँ स्वाति की तरफ देखते हुए कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि उसके माँ बाप उसके साथ सौतेलों जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जब पता लगाया और हकीकत जानी तब जाकर समझ आया कि गैर के साथ सौतेले जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इतना ही नहीं, करण गुलेरिया के इस राज को छिपाने की बड़ी कीमत भी वसूली है उन्होंने। अब स्वाति की आंखों में सवाल दिखाई देने लगते हैं। तब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, यहाँ राजदार सभी हैं, पर अब ये सब और नहीं चलेगा। अब ऐसा यहाँ कुछ नहीं छिपेगा जिसकी वजह से दूरियां बनी रहें या फिर हमारे परिवार को नुकसान उठाना पड़े। एक पल चुप रहने के बाद अनिका फिर से कहती है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? स्वाति शंका के स्वर में कहती है, क्या तुम आकाश के बारे में बात कर रही हो? क्या वो उसके माँ बाप नहीं? अनिका जवाब देती है, नहीं। अगर आप इसका जवाब जानना चाहती हैं तो वो सब पापा बताएंगे। अब स्वाति सवाल भरी निगाहों से करण की तरफ देखती है। स्वाति और अनिका के सवालों के बीच करण खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं।
फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने उससे वादा किया था इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे धर्म संकट में मत डालो, इस बात को जाने दो। फिर स्वाति की तरफ देखकर कहते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उसका जैविक पिता मैं नहीं हूँ, मैं बस पिता के रूप में भूमिका निभा रहा हूँ। स्वाति की आवाज में गहराई और आंखों में प्यार दिखाई देता है। वो पूरे विश्वास के साथ कहती है, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे करण पर पूरा भरोसा है। अब अनिका करण की तरफ देखकर कहती है, पापा यदि आज आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगी। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया, अब ये राज छिप नहीं सकेगा। अच्छा है कि आप खुद मम्मी को बताएं ताकि मम्मी को पता चल सके कि अपनी जगह पर उन्होंने क्या किया। उनके एक फैसले ने कितनी जिंदगियों के रुख बदल दिए और आपने आज तक अपने फर्ज कैसे निभाए। करण लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं, वह हमारे ही खानदान का खून है स्वाति, जिसकी माँ तुम्हारी अपनी बहन है। ये भी एक लंबी कहानी है। अभी बस इतना ही कह सकता हूँ कि उसे वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। ये सुनकर स्वाति के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, ये कैसे हो सकता है। अब अनिका बात को बीच में ही रोकते हुए कहती है, क्यों नहीं हो सकता। फिर वो लक्ष्मीकांत की तरफ देखते हुए कहती है, आप पापा के सबसे अजीज दोस्त और आपके अपने सबसे वफादार लक्ष्मीकांत जी से पूछ लीजिए, ये हो सकता है या नहीं। ये सुनते ही लक्ष्मीकांत के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है, मानो चेहरे से आग निकल रही हो। फिर अनिका लक्ष्मीकांत के पास जाकर कहती है, राज सबके पास है, क्या पापा की तरह आपने भी माँ को कभी नहीं बताया, या फिर आपको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब ऐसी स्थिति सामने आ गई थी कि सब एक दूसरे के चेहरे ताक रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अंत में अनिका बोलती है, मम्मी यदि आप पता लगाने पर आए तो आपसे कोई बात छिपी रह जाए, मैं ऐसा कभी मान ही नहीं सकती। आकाश का आधा सच मैंने बता दिया है, बाकी का आधा आप पता लगा लीजिए। यदि आप पता लगाएंगी तो कुछ लोगों की खाई हुई कस्में टूटने से बच जाएंगी। अपनी बात कहने के बाद वो पहले करण की तरफ देखती है और फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत की ओर, मानो कि आंखों ही आंखों में कह रही हो कि वो अच्छी तरह जानती है कि वे दोनों ही सच्चाई को जानते हैं, लेकिन वे दोनों में से कोई भी मम्मा के सामने ये सच उजागर नहीं करेगा। पर ये राज अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा, अब वो खुद पता लगा लेंगी। इतना कहने के बाद अनिका पीछे मुड़ती है और कुछ कदम दूर चली जाती है। फिर वापस घूमकर कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्यों से न सही लेकिन आकाश के लिए आप सबके दिल में मोहब्बत जरूर जाग उठी होगी, और अगर नहीं तो आप सब इंसान के रूप में मशीनें हैं, आप सभी पत्थर दिल हैं। फिर एक पल के लिए चुप हो जाती है और सबकी तरफ देखती है, फिर दोबारा से कहती है, यदि मैं सही हूँ तो आपको मेरी बात बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि मशीनों को कुछ बुरा नहीं लगता, उनमें जब तक क्षमता होती है वो सिर्फ अपना काम करती हैं। यह सब सुनकर भी स्वाति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन करण अनिका से कहते हैं, स्वाति से जो नाराजगी और सवाल तुम्हारे हैं वो मेरे भी हैं, लेकिन तब भी मैं यही कहूंगा कि अपनी माँ के लिए ऐसा मत कहो अनिका। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि बिना माँ बाप के मेरी बेटी ने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। उसका पूरा बचपन तबाह हो गया, जिसका बचपन राजकुमारी जैसा होना चाहिए था। उसका पेट भर खाने के लिए भी दूसरों का मुंह देखा। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सब हमारे बच्चों के गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कुछ भी कहने से पहले आज जब मौका है तो हमें तुम्हारी माँ के पहलू को भी जान लेना चाहिए। अब लक्ष्मीकांत अनिका से कहते हैं, अनिका बेटी, अपनी अपनी जगह पर सब सही है, सबके सामने अपने अपने हालात और मजबूरी थी जिनके आगे झुकना पड़ा, अपने अपने फर्ज और जिम्मेदारी थी जिन्हें निभाना पड़ा, सबके सामने अपने अपने सही और गलत थे जिनमें से चुनाव करना पड़ा। जिसका दिल दूसरे के बच्चों की आंखों से फटता हो, उसका दिल अपनी दूध मुही बेटी को छोड़ते हुए कितना रोया होगा, तुम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकती। तुम्हें जिंदा रखने के लिए वही एक तरीका था। आज तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें स्वाति मैडम गलत लगे फिर तुम उनके बारे में जो भी कहना चाहो कह देना, मैं नहीं रोकूंगा। इसके बाद कुछ देर के लिए वहां सबके चेहरे खामोश दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अनिका के फोन पर रोहित का मैसेज दिखाई देता है। अनिका बदले में एक मैसेज टाइप कर देती है। अब अनिका मुस्कुरा देती है और फिर सभी की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मा ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं उनकी सारी शर्तें पूरी कर दूंगी तो वो हमारे साथ रहेंगी, जिसका मतलब है कि अब इन गिले शिकवों और सवाल जवाबों के लिए मेरे पास आगे भी बहुत वक्त होगा। फिर करण की तरफ देखकर कहती है, मैं माँ से पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ। फिर लक्ष्मीकांत की तरफ देखकर कहती है, और पापा हमेशा ही मेरे पास हैं। फिर तीनों की तरफ देखकर आगे कहती है, अभी मुझे लगता है कि आज पहले आप तीनों को मौका मिलना चाहिए, तब तक मैं अपने कुछ जरूरी काम निपटा लेती हूँ। फिर स्वाति की तरफ देखकर कहती है, लेकिन जाने से पहले मेरे पास 2 छोटे छोटे सवाल हैं। स्वाति मुस्कुराकर अनिका से कहती है, वो भी पूछ लो, आज तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। अनिका कहती है, स्वाति मल्होत्रा दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है और उससे भी ज्यादा बेहतरीन इंजीनियर।
इसके अलावा बेस्ट सर्जन, बेस्ट फाइटर और भी न जाने क्या क्या खूबियां हैं। एक पल रुक कर आगे कहती है, जहां तक मैं समझती हूँ आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन रोबोट्स हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप चाहती तो प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदलकर आसानी से इस दुनिया में वापसी कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों आपने ऐसा नहीं किया। स्वाति सलाह देने के अंदाज में अनिका से कहती है, तुम्हारी माँ की तुम्हारे लिए यह सलाह है जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। तुम कभी अपने दुश्मनों को इतना हल्के में मत लेना। इसके बाद स्वाति लंबी गहरी सांस लेती है और कहना शुरू करती है, पहला, जब यह सब शुरू हुआ तब मेरे पास इतने काबिल रोबोट नहीं थे। दूसरा, मैं तुम सबके पास इसी चेहरे के साथ आती या चेहरा बदलकर, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। इतना तो दुश्मनों ने भी सोचा होगा कि मैं ऐसा भी कोई रास्ता अपनाने की कोशिश कर सकती हूँ। तुम खुद सोचकर मुझे बताओ कि क्या वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि चेहरा बदलकर मैं कहाँ जाती। अनिका, मैं तुम्ही लोगों के पास आती और वो मुझे आसानी से पहचान लेते। फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि किसी इंसान को पहचानने के लिए चेहरा मात्र साधन नहीं है। मानवीय शरीर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बदली जा सकती, जिनकी मदद से किसी इंसान की वास्तविकता को पहचाना जा सकता है। तुमसे बेहतर तरीके से ये बात और कौन जान सकता है। फिर अनिका को याद दिलाते हुए आगे कहती है, उन्हीं में से एक तरीके से तुमने आकाश को पहचाना था। इस तरह अपनी बात का निष्कर्ष देते हुए अनिका से कहती है, इसलिए उस वक्त ये करना फायदेमंद साबित नहीं होता, और जब उन बातों को काफी साल बीत गए तब न ऐसा करने की जरूरत रह गई और न ही मेरी ऐसा करने की इच्छा हुई, क्योंकि पहला, तुम उनसे टक्कर ले सको इतने काबिल बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हर वक्त मेरे साथ की जरूरत नहीं रह गई, और दूसरा, मैं तुम सबसे इसी चेहरे के साथ मिलना चाहती थी। अब अनिका कहती है, मम्मा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यदि हमारे साथ रहना अभी भी आपके लिए मुश्किल है तो क्या आप ऐसा करना फायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहें तो अब ऐसा कर सकती हैं। आप जैसा चेहरा चाहें मैं खुद आपको वैसा चेहरा दूंगी। आपकी सर्जरी मैं खुद करूंगी। फिर मुस्कुराकर अपनी माँ के गले में दोनों बाहें डालकर उसकी तारीफ करते हुए आगे कहती है, वैसे मैं जानती हूँ कि आपके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत चेहरा ढूंढना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर सकते हैं। फिर सोचकर कहती है, उसके बाद आप चाहें तो पापा की असिस्टेंट या केयरटेकर बन सकती हैं। फिर दोबारा से कुछ सोचकर कहती है, वैसे मेरे पास इससे भी अच्छा ऑफर है। आप अपने रोबोट ग्रैंडचिल्ड्रन की आया बन सकती हैं। वहाँ आपके लिए रिसर्च लैब भी है। फिर खुश होते हुए अपनी बाहें पीछे करके सामने खड़ी होकर आगे कहती है, यदि आप मेरे साथ रहती हैं तो आप पर किसी को शक भी नहीं होगा। अनिका की बात सुनकर स्वाति गहरी सोच में पड़ जाती है। तब अनिका कहती है, मुझे आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच लीजिए। आप और पापा मिलकर जब किसी निर्णय पर पहुंच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद फिर कुछ सोचकर अपनी माँ के पास जाती है और उसके पीछे की तरफ से उसके कंधों पर हाथ रखकर अपने चेहरे को झुकाते हुए कहती है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। मेरी प्राइमरी विश है कि आप पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में मेरी मम्मा बनकर आएं। आपको वो स्पेस और रिस्पेक्ट मिले जो आप डिजर्व करती हैं। अब स्वाति अनिका के गाल पर हाथ रखती है और मुस्कुरा देती है। वो अनिका से कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन सोचती है, अगर मैंने ऐसा किया तो वो खुशी तुम लोगों के लिए सिर्फ कुछ पलों की या फिर कुछ दिनों की होगी। मेरे हिस्से की जो लड़ाई तुम पर्दे के पीछे से लड़ रही हो और जिसमें मैं तुम्हारी परछाई बनी हुई हूँ, वो लड़ाई हम सभी को सामने से लड़नी होगी। ये इतना आसान नहीं है मेरी बेटी। अब अनिका एक बार फिर से सभी की तरफ देखकर कहती है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने दूसरे जरूरी सवाल बाद में पूछ लूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी करण अनिका को रोकते हुए कहते हैं, रुको अनिका, जाने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें आकाश के बारे में ये सब कैसे पता चला। मैं जानना चाहता हूँ कि वो गलती मुझसे कहाँ हुई जिससे ये राज खुल गया।